हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सभी अच्छे? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है ना? आज के इस लेक्चर में मैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। साथ के साथ ही रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं उनको भी मैं आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था और थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। उसने परमाणु संरचना के बारे में क्या बातें बोली थी, क्या उसका एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद में रदरफोर्ड की क्या कमियां रह गई थी जो आगे आने वाले साइंटिस्टों ने दूर करने की कोशिश की। इन सभी चीजों का डिस्कशन आज के मैं इस लेक्चर में करूंगा। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझ कर चलना। रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वो दिया था सन 1911 में। मैं लिख देता हूं, रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था ना, वो कब दिया था? 1911 में। 1911 में रदरफोर्ड ने क्या काम किया था? उसने एक सोने की पतली परत ली, ठीक है ना? सोने की पतली परत पर उसने एल्फा कणों की बमबारी की। बमबारी का मतलब उस सोने की पतली परत पर उसने एल्फा कण छोड़े। तो एल्फा कणों की क्या कंडीशन रही थी वो आप डायग्राम के आधार पर समझिए। देखो बच्चों, ये सोने की पतली परत है। ये जो मैंने गोला बना रखा है ना, गोला, ये सोने की पतली परत है और इस पर हम लोगों ने यहां से एल्फा कण छोड़े। एक बात आप विशेषकर ध्यान में रखना कि जो एल्फा कण होते हैं ना, एल्फा कण, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो एल्फा कण होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब उसने इस सोने की पतली परत पर एल्फा कणों की बमबारी की, एल्फा कण छोड़े, तो क्या कंडीशन देखी थी उसने? उसने ये कंडीशन देखी थी कि लगभग 99% एल्फा कण ऐसे थे जो सोने की पतली परत को भेदते हुए बिल्कुल सीधी रेखा में निकल गए। जैसे कि ये मैंने शो कर रखे ना, सीधी रेखा में निकल जाने वाले एल्फा कण, ये वो एल्फा कण थे जो सोने की पतली परत को भेदते हुए डायरेक्ट यहां से निकल गए, ठीक है ना? और कुछ एल्फा कण ऐसे थे, लगभग 1% ही एल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो गए। मार्ग से विचलित का मतलब ये हुआ कि एल्फा कण इधर उधर हो गए। कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो यहां से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में निकल गए थे, ठीक है ना? और उसने क्या किया था रदरफोर्ड ने कि इस एल्फा कणों की दिशा को ज्ञात करने के लिए सामने उसने क्या लगा दिया? जिंक सल्फाइड, मतलब जेडएनएस का पर्दा लगा दिया। इस पर्दे को इसलिए लगाया था उसने कि इसके थ्रू वो क्या करना चाहता था कि एल्फा कणों की दिशा को ज्ञात करना चाहता था। तो उसने एल्फा कणों की दिशा को ज्ञात करने के लिए जिंक सल्फाइड का या जेडएनएस का पर्दा लगा दिया। अब देखो, ध्यान से समझ कर चलना। ये जो आप लोगों का परमाणु है, मतलब एक तरीका से उसने परमाणु माना, ये सोने की पतली परत है, उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, जो परमाणु का केंद्र होता है। और नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो, ये कौन है? नाभिक है। और नाभिक पर यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो मैंने गोला सा बना रखा है ना, ये आप लोगों के सोने की पतली परत है, ठीक है ना? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। सोने की पतली परत पर रदरफोर्ड ने एल्फा कणों की बमबारी की। बमबारी का मतलब एल्फा कण छोड़े। तो लगभग 99% एल्फा कण ऐसे थे जो इस सोने की पतली परत को भेदते हुए दूसरी साइड निकल गए। और लगभग 1% एल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। जो मार्ग से विचलित का मतलब अभी आप लोगों के लिए बताया कि एल्फा कण इधर उधर हो गए। जैसे कि कुछ एल्फा कण इधर निकल गए, कुछ एल्फा कण इधर निकल गए, कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो नाभिक से टकराकर उसी डायरेक्शन में वापस चले गए जिस डायरेक्शन से वो छोड़े गए थे। जैसे कि देखो, मैंने डायरेक्शन शो कर रखी है। यहां से एल्फा कण छोड़े तो इस नाभिक से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में आ गए जिस डायरेक्शन से वे छोड़े थे। लेकिन सवाल यह है कि जब हमने एल्फा कणों को छोड़ा तो नाभिक से टकराकर वो वापस क्यों आ गए? इसका मैं आप लोगों के लिए बच्चों जवाब देता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से क्या बात बोली थी कि एल्फा कणों पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम जानते हैं नाभिक पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कॉमन सी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे ही एल्फा कण यहां से छोड़े गए थे तो वो नाभिक से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में चले गए थे। वो इसलिए क्योंकि एल्फा कणों पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है।
और नाभिक पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अल्फा कणों को यहाँ से प्रतिकर्षित करता है और वापस से उसी डायरेक्शन में आप लोगों के अल्फा कण चले जाते हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में अच्छी तरीका से आ गई ना कि सोने की पतली परत पर जब अल्फा कण छोड़े गए थे तो 99% अल्फा कण ऐसे थे जो इस पतली परत को भेदते हुए निकल गए और केवल 1% ही अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो गए, जैसे इधर उधर हो गए, कुछ ऐसे हो गए जो टकरा कर वापस चले गए। उनका जो परसेंटेज था वो लगभग 1% ही था, ठीक है ना। और ये आप लोगों के लिए बता ही दिया, ये जेडएनएस का पर्दा उसने इसलिए लगाया था, जिंक सल्फाइड का पर्दा इसलिए लगाया था कि यहाँ से वो अल्फा कणों की दिशा को पता लगा सके। अल्फा कणों की दिशा को पता लगाने के लिए उसने जेडएनएस का पर्दा लगा दिया। चित्र लिख देना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखो ध्यान से समझ के चलना, ये इसके ऊपर उसने लगभग बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया। तो कई बार उसने एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करने के बाद परमाणु की संरचना के बारे में इसने कुछ बातें बोली थी। अब वो परमाणु की संरचना के बारे में इसने क्या क्या बातें बोली थी अपने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, वो मैं आप लोगों के लिए पॉइंटों पर समझा देता हूं। क्योंकि देखो, चाहे वो थॉमसन हुआ, चाहे वो रदरफोर्ड हुआ, चाहे वो बोर हुआ, सब साइंटिस्टों का एक ही मकसद था कि उनको परमाणु की संरचना के बारे में बताना था, ठीक है ना। तो परमाणु की संरचना के बारे में या परमाणु के बारे में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या बातें निकाली थी, क्या निष्कर्ष निकाले थे, क्या क्या बातें बोली थी, उनको मैं पॉइंटों के आधार पर आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देख लो बच्चों, इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूं और जो उसने बातें बोली थी उनको मैं पॉइंटों में आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना, रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाले थे, क्या बातें बोली थी, उनको मैं आप लोगों के लिए पॉइंटों के आधार पर समझा देता हूं। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखते रहना, मैं एक एक पॉइंट को बहुत शानदार तरीका से आप लोगों के लिए समझाऊंगा। पहले ऊपर से पढ़ के बता देता हूं। रदरफोर्ड ने कई प्रयोग करने के पश्चात परमाणु की संरचना बताने के बारे में निम्न निष्कर्ष निकाले थे। अब वो निष्कर्ष क्या क्या निकाले हैं उनको देख लीजिए। पहला निष्कर्ष ये निकाला था उसने अपने प्रयोग में कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसी कारण अधिकतर अल्फा कण उसमें से सीधे निकल जाते हैं, इसे परमाणु का बाह्य भाग कहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बात बोली थी, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में एक बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि भाई जो परमाणु होता है ना, परमाणु उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। और इस बात का पता उसने ऐसे लगाया कि जब उसने सोने की पतली परत पर अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा कण छोड़े, तो 99% अल्फा कण ऐसे थे जो कि उस सोने की पतली परत को भेदते हुए निकल गए। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि जो नाभिक थी ना, नाभिक नाभिक से टकराकर ही कण उसके विचलित हुए थे, इधर उधर हुए थे। बाकी के जो अल्फा कण थे वो सीधी रेखा में निकल गए। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। और जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य भाग बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ये माना कि कोई परमाणु हुआ, ठीक है ना, ये कौन हुआ आप लोगों को परमाणु, ये कौन हो गई आप लोगों की नाभिक हो गई। नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो जो अल्फा कण थे ना वो 99% इस तरीका से गुजर गए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस वाले हिस्से को, जो नाभिक वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा परमाणु आप लोगों का खोखला है। बिल्कुल अल्फा कण इनमें से आसानी से निकल सकती हैं। ये जो परसेंटेज था वो कितना था, 99%। 99% का मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो अल्फा कण थी वो इस सोने की पतली परत को भेदते हुए निकल गई। इसका मतलब ये निकल गया कि नाभिक वाले हिस्से को छोड़कर बात ये निकल के सामने आई है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। और इसी को हम परमाणु का कौन सा भाग बोलते हैं, बाह्य भाग बोलते हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई, फिर ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। अब एक बात बताइए, परमाणु का जो सेंटर पॉइंट होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है वो कौन होती है, नाभिक होती है। और नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसी पॉइंट के बारे में बोला है कि परमाणु का धनावेश, क्योंकि नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं।
और इसी बात के ऊपर हम रदरफोर्ड के मॉडल को जानते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो उपलब्धि थी नाभिक की खोज। ठीक है ना, इस प्रयोग से उस रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक की खोज कर ली और फिर क्या बात बोली थी कि परमाणु होता है, परमाणु के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक के चारों ओर का जो एरिया होता है जिसमें उसने खोखला भाग बोला उसको बाह्य भाग बोल दो, खोखला भाग बोल दो या ऐसा बोल दो, ये कोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बोली थी, रदरफोर्ड ने। तो कभी भी आप लोग से कोई ये पूछ ले कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो आपका जवाब होगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो थी नाभिक की खोज। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो दूसरा पॉइंट वही नाभिक से रिलेटेड अभी आप लोगों के लिए समझा दिया कि परमाणु का धनावेश में द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों ओर जो कोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि नाभिक के कुल धनावेश, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, नाभिक के कुल धनावेश इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होते हैं, जिससे धनावेश व ऋणावेश परस्पर संतुलित हो जाते हैं। यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है। देखो बच्चों, मैंने शुरू की क्लासों में आप लोगों के लिए ये बेसिक पहले ही समझा दिया था कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इसीलिए प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का मतलब यह हुआ कि ना ही तो परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नाभिक पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से ही होता है, तो जिसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो परमाणु उदासीन होता है। तो तीसरे पॉइंट में रदरफोर्ड यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, जिसकी वजह से परमाणु उदासीन होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिए। अब मैं एक काम करता हूं, इसके एक दो पॉइंट और है उनको भी लिखकर मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलना। अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। एक एक चीज का आप बेसिक से चीजों को लीजिए, आप लोग रट्टाफिकेशन किसी भी चीज में मत कीजिए, क्योंकि हर चीज का एक समझने का तरीका होता है। आप लोगों को प्रत्येक चीज समझ समझ के ही चलना है, रट्टा तो किसी भी बच्चे को नहीं मारना है। बात समझ में आ गई ना। मैं एक एक चीज को आप लोगों के लिए समझा समझा कर चल रहा हूं, तो आपको समझ समझ के चलना है, किसी भी चीज में आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक काम करता हूँ, तीन पॉइंट तो मैंने आप लोगों के लिए समझा दिए, एक दो पॉइंट और है उनको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ, तो देख लो उनको भी। तो देखो बच्चों, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसने परमाणु की संरचना को बताने के लिए जो चौथा निष्कर्ष निकाला था, वो चौथा निष्कर्ष क्या निकाला था, मैंने आप लोगों को सामने चौथा पॉइंट निष्कर्ष भी लिख दिया और पांचवा निष्कर्ष भी लिख दिया। अब दोनों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। चौथे निष्कर्ष में उसने ये बात बोली थी कि विभिन्न परमाणुओं के नाभिक में धनावशियों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं, जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो कॉमन सी बात है उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। अगर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 हुआ तो कॉमन सी बात है उसमें 7 प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यदि 8 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो विभिन्न परमाणुओं के अंदर जो धनावेश होते हैं उनकी संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो उसमें 6 प्रोटॉन होंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो उसमें 7 प्रोटॉन होंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसमें 8 प्रोटॉन होंगे। या ऐसा बोल सकता हूं, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। या ऐसा बोल दो कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें धनावेशों की संख्या भी उतनी ही होती है। ठीक है ना। चलो ठीक है, ये आप लोगों का चौथा पॉइंट कंप्लीट होता है। पांचवें पॉइंट के अंदर वो एक बात बोल रहा है, दो बलों की बात कर रहा है वो। दो बल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नाभिकीय आकर्षण बल और एक होता है अपकेंद्रण बल। अब ये नाभिकीय आकर्षण बल क्या है, अपकेंद्रण बल क्या है, इसको मैं आप लोगों के लिए परमाणु संरचना के आधार पर समझा देता हूं। ठीक है ना। तो पहले तो मैं परमाणु संरचना बना देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर मेरे पास जगह में परमाणु संरचना बना देता हूं। और देखो, ये कौन हो गई, हमारी नाभिक हो गई। ठीक है ना, ये कौन हो गई, नाभिक हो गई।
नाभिक के चारों ओर बच्चों ये कौन होते हैं, कोष होते हैं, और इन कोषों में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। इन कोषों के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, अभी मैं आप लोगों के लिए पहले पॉइंट को पढ़ के बता देता हूं, फिर मैं दोनों का मतलब बता देता हूं कि नाभिकीय आकर्षण बल का मतलब क्या है और अपकेंद्रण बल का मतलब क्या है। पांचवें पॉइंट का जो निष्कर्ष है वो ये है बच्चों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ये नाभिक हो गया, ये बंद ऑर्बिटल हो गए, कोष हो गए, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, चक्कर लगाते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल, एक बल तो कौन सा काम करेगा, नाभिकीय आकर्षण बल, और एक काम कौन सा करेगा, अपकेंद्रण बल। अब इन दोनों का मतलब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि नाभिकीय आकर्षण बल का मतलब यहां पर क्या है और अपकेंद्रण बल का मतलब यहां पर क्या है। देखो बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है, नाभिकीय आकर्षण बल ये वो बल होता है जो नाभिक के द्वारा लगाया जाता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये नाभिकीय आकर्षण बल किसके द्वारा लगाया जाएगा, नाभिक के द्वारा लगाया जाएगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा कौन, नाभिक। तो इससे क्या है, परमाणु का एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है ना। दूसरा जो बल है वो कौन सा है, आप लोगों का अपकेंद्रण बल। ये जो अपकेंद्रण बल होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाने की कोशिश करता है। नाभिकीय आकर्षण बल तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास में लाने की कोशिश करता है, और ये जो अपकेंद्रण बल होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाने की कोशिश करता है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि देखो यहां पर इस ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो उस जो वो बल लगेगा ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो ही कौन होता है, हमारा अपकेंद्रण बल। तो नाभिकीय आकर्षण बल नाभिक के द्वारा लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो कि अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। और अपकेंद्रण बल ये होता है जो इलेक्ट्रॉन की गति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये दो बल है, आप लोग इन दोनों बलों को याद रख लेना, एक तो नाभिकीय आकर्षण बल है और एक अपकेंद्रण बल है। ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास में लाने की कोशिश करता है, और ये बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाने की कोशिश करता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये जो मैंने 5 निष्कर्ष बताए हैं आप लोगों के लिए, ये रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर परमाणु की संरचना को बताने के लिए ये निष्कर्ष निकाले थे, और पांचों निष्कर्ष मैंने आप लोगों के लिए समझा दिए। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये तो निष्कर्ष कंप्लीट होते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रदरफोर्ड ने बेचारे ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करके उसने बहुत सारी बातें परमाणु से संबंधित उसने बताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन कौन सी कमियां रह गई थी उनको भी मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूं। तो अगली हेडिंग डालने वाला हूं मैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है बच्चों, उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं, जिससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। तो देखो बच्चों, मैंने हेडिंग डाल दी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो सबसे बड़ी कमी थी ना, उस कमी को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। यहां पर मैंने आप लोगों को सामने उसकी पहली कमी लिख दी, ये सबसे ज्यादा मेजर कमी थी। तो इस कमी के अंदर क्या होता है, मैं आप लोगों के लिए परमाणु संरचना के आधार पर समझा देता हूं। इसने क्या बात बोली थी कि भाई परमाणु होता है, ठीक है ना, परमाणु का जो केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, और नाभिक के चारों ओर जो कोषों में जो चक्कर लगाते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो उसने क्या बात बोली थी कि भाई एक बात बताइए, ये कौन हो गई, नाभिक हो गई, नाभिक पर धनावेश हो गया, उसके चारों ओर जो कोष होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते जाएंगे। तो यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते जाएंगे
तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते अपनी ऊर्जा का लॉस करता जाएगा, तो अपनी ऊर्जा का लॉस करता गया करता गया करता गया। तो इस आधार पर तो यही हुआ ना कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी ऊर्जा का लॉस कर देगा, और यदि इलेक्ट्रॉन ने अपनी पूरी ऊर्जा का लॉस कर दिया तो इसके आधार पर यह हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, नाभिक में चला जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चला गया तो इस आधार पर तो परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन हम सभी अच्छी तरीका से जानते हैं कि परमाणु तो स्थायी होता है। जब लोगों ने ये बात रदरफोर्ड से पूछी थी तो रदरफोर्ड के पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो लोगों ने इसकी ये क्या बना दी, कमी बना दी। एक बार मैं फिर से इस कमी को आप लोगों के लिए पढ़ के बता रहा हूं और इसको समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। देखो बच्चों, पहली जो कमी थी मैं इंपॉर्टेंट भी कर देता हूं, इसकी सबसे मेजर कमी थी ये, ठीक है ना। तो इस कमी के अंदर क्या है, इधर देखिए बोर्ड की तरफ, ये क्या बोल रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में धनावेशित नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए, परिक्रमण का मतलब ये हुए कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम हो जाएगी। भाई चक्कर लगाता जाएगा तो अपनी एनर्जी भी तो लॉस कर रहा है ना। कोई चीज अगर चक्कर लगा रही है, आप हुए कोई हुए, तो चक्कर लगाते लगाते हम अपनी एनर्जी का भी तो लॉस करते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है हम लोगों की कि हम चक्कर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो यही बात वो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन अपनी परिक्रमण का मार्ग छोटा करता जाएगा, मतलब जो घूमने का जो चक्कर है ना उसको छोटा करता जाएगा, तथा उसकी गति भी कम हो जाएगी, सही बात है। और अंत में जब उसकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तब वह नाभिक में गिर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु अस्थायी होना चाहिए, जो कि पूरी तरीका से गलत है क्योंकि परमाणु तो स्थायी होता है, ठीक है ना। तो ये बात जब रदरफोर्ड से लोगों ने पूछी तो रदरफोर्ड के पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो लोगों ने उसकी ये कमी बना दी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये इसकी मेजर कमी हो गई पहली। एक दो कमियां और हैं, उनको भी मैं लिखकर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, दो कमियों को और देख लो आप लोग। तो देखो बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो दूसरी कमी थी, वो दूसरी कमी ये थी, ध्यान से देखना, कि यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का ह्रास का मतलब होता है कमी, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का ह्रास लगातार हो तो प्रेक्षित परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रेखीय होता है। देखो मैं आप लोगों के लिए समझाता हूं। जैसे कि ये कौन हो गई, हम लोगों की नाभिक हो गई, ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर ये कौन हो गए, आप लोगों के कोष हो गए, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसमें जो कमी थी वो कमी ये थी कि एक बात बताइए भाई, कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने की कंडीशन में होता है तो वो हाई एनर्जी पर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो चक्कर लगाना स्टार्ट करता है ना, तो उसकी एनर्जी का लॉस एक सीक्वेंस में कम होना चालू हो जाता है, कि पहले सबसे ज्यादा होता है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और लास्ट में स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसकी बहुत कम एनर्जी हो जाती है। तो इस आधार पर यही तो निकला कि भाई परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। सतत का मतलब पूरे एक सीक्वेंस, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सतत स्थिति। तो इस आधार पर परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए। लेकिन हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रेखीय होता है। जब लोगों ने उससे ये बात पूछी थी कि भाई तेरे नियम के अकॉर्डिंग या तेरे प्रयोग के अकॉर्डिंग तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होता है, इसके बारे में जब इससे पूछी थी तो इसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। जवाब नहीं दिया था तो लोगों ने इसकी ये कमी बना दी। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी कमी हो गई। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलना, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु ऐसा होता है, या इसके अलावा भी कुछ और परमाणु ऐसे होते हैं जिनका स्पेक्ट्रम सतत ना होकर क्या होता है, रेखीय होता है। सतत ना होकर क्या होता है, उनका रेखीय होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की आप लोगों की दूसरी कमी हो गई। रदरफोर्ड मॉडल की जो तीसरी कमी थी, वो तीसरी कमी ये कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। जैसे कि ये देखो नाभिक होता है,
नाभिक के चारों ओर ये कौन होते हैं? आप लोगों के कोष होते हैं। कोषों में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोषों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई थी। जैसे कि भाई इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, या इसके बाद जो अगला कोष होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो कोषों में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निश्चित नहीं किया था। जब लोगों ने उससे ये बात पूछी थी कि ये बात बता भाई कि कोषों में इलेक्ट्रॉन कितने घूमेंगे, पहले कोष में कितने घूमेंगे, दूसरे में कितने घूमेंगे, तो इसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। और यदि इसने जवाब नहीं दिया तो लोगों ने इसकी ये भी एक कमी बना दी। ठीक है ना, कि कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसने निर्धारित नहीं की थी। बाद में इस कमी को बोर नाम के वैज्ञानिक ने दूर किया। जो अगला हमारा मॉडल होगा वो बोर का ही मॉडल होगा। तो बोर नामक वैज्ञानिक ने इस कमी को दूर किया था और उसने बताया था कि भाई जो ये ऑर्बिटल होती है, ये कोष होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने घूमते हैं। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये कमी को किसने दूर किया था? बोर नाम के साइंटिस्ट ने। रदरफोर्ड की ये कमी है। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड मॉडल की मैंने आप लोगों के लिए कितनी कमी बताई है? 3 कमी बताई है। यदि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इन तीनों कमियों को लिख देना। बाकी का पूरा रदरफोर्ड मॉडल मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। परमाणु संरचना के बारे में उसने क्या बातें बोली थी वो पॉइंट क्लियर करवा दिए, और रदरफोर्ड मॉडल की कौन कौन सी कमियां रह गई थी वो सारी कमी मैंने आप लोगों को सामने करवा दी। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कंप्लीट होता है। ठीक है ना, आज के इस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन बच्चों ने अभी तक राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी बच्चे प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उस ऐप पर मैंने आप लोगों की कंप्लीट नोट्स डाल रखे हैं। तो सभी बच्चों को वहां पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल देरी मत करो और जाकर ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।